नमस्कार दोस्तों, आज के इस कालांश में हिंदी वर्णमाला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। आइए एक एक प्रश्न पर चलते हैं। तो साथियों, सबसे पहले ध्यान देना है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, शब्द समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो आपका सही विकल्प यहाँ हो जाएगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अगला प्रश्न जो आपका है, क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? अब यहाँ संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की, दक्षिणी भाषाओं की। तो यहाँ आपका सही विकल्प हो जाएगा अरबी फारसी की। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह वर्ण जिसका उच्चारण तालु से होता है मूर्धन्य वर्ग का है, तालव्य वर्ग का, कंठ वर्ग का, ओष्ठ वर्ग का। तो कंठ वर्णक या ओष्ठ वर्ग का। तो यहाँ पर जो लिखा गया है इसमें तालु पूछा गया है, तालु होता है। तो तालु जो है तालव्य वर्ग का होगा। इसमें ध्वनियाँ जो आती हैं वो हैं च, छ, जा और झ ध्वनियाँ। ये चार ध्वनियाँ च, छ, ज, झ, इसके बाद या इस तरह से तालव्य वर्ग में आती हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कंठ वर्ग में आने वाले वर्ण हैं। कंठ वर्ग में च, छ, ज, झ, या ये हैं। अगर इनको देखेंगे तो ये तालु हैं। ये कहाँ आते हैं? तालु में आते हैं। इसी तरह से त, थ, द, ध दंत में आते हैं, दंत में। प, फ, ब, भ ओष्ठ में आते हैं, ओष्ठ में। क, ख, ग, घ यही आपका विकल्प सही है। क, ख, ग, घ अंगा यह कंठ वर्ग में आते हैं। आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न देखते हैं, व्यंजन कितने होते हैं? अब यहाँ व्यंजन पूछा गया हिंदी में, व्यंजन कितने होते हैं? 11 होते हैं, 33 होते हैं, 22 होते हैं, 16 होते हैं। तो व्यंजन की संख्या जो है सही मानी गई है वह सी विकल्प सही है, 33 मानी गई है। 33 आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस तरह से है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजनों का वर्ग है। अब यहाँ ऊष्म व्यंजन पूछे जा रहे हैं। ऊष्म अर्थात संघर्षी व्यंजन। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स, श, श, ह। इस तरह से ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, य, र, ल, व व्यंजनों को कहते हैं स्पर्श व्यंजन कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो य, र, ल, व जो है अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर के बाद बोले जाने वाले व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। इस तरह से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनियाँ हैं, अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियाँ कैसे पहचानेंगे? जो अल्प प्राण होती हैं उसमें किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर, तीसरा अक्षर और पहला अक्षर आता है। और जो महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं, ये महाप्राण जो है इसमें दूसरा आता है और चौथा आता है। इस तरह से महाप्राण ये हो गई, अल्प प्राण ये हो गए अल्प प्राण। तो पांचवा, तीसरा, पहला, या कह लीजिए पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होती हैं, दूसरा और चौथा महाप्राण होती हैं। वर्गीय व्यंजन, तो वर्गीय क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अब यहाँ क वर्ग का पहला अक्षर है, अल्प प्राण है। इसके बाद क ही वर्ग का दूसरा अक्षर है, यह महाप्राण है। क वर्ग का ये तीसरा अक्षर है, यह जो है तीसरा अक्षर भी यहाँ अल्प प्राण हो गया। फिर च वर्ग का पहला अक्षर है, अल्प प्राण है। इस तरह से यहाँ पे महाप्राण ध्वनि जो है बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। बी विकल्प
ख होगा, ख विकल्प सही होगा, बी विकल्प। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पंचानन शब्द में अनुस्वार किस ध्वनि के स्थान पर प्रयुक्त होता है। अब पंचानन जो है, पंचानन जो अगर आप लिखेंगे वर्तनी के रूप में तो लिखेंगे ऐसे, पन चा नन, इया बनाते इया, तो इया जो होता है ये आता है पंचानन शब्द में अनुस्वार किस ध्वनि के स्थान पर आता है, अनुस्वार या के स्थान पर आता है। किसके स्थान पर, या के स्थान पर। इस तरह से आप लिख सकते हैं। या को जब आप लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे यहाँ लिखते हैं। इस तरह से आप स्पष्ट बनाना सीख लेंगे, इस तरह से ऐसे। तो इस तरह से बी विकल्प यहाँ आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस तरह से है, निम्न में से कौन सा घोष अघोष घोष सघोष वर्ण है। अब घोष कहें या सघोष कहें, घोष अघोष ये अलग अलग होते हैं। घोष किसे कहते हैं और अघोष किसे कहते हैं। तो पाचत अश्व घोष, पांचवा चौथा तीसरा अंतस्थ और स्वर, पांचवा चौथा तीसरा, ऐसे आप जान सकते हैं। पांचवा अक्षर, चौथा अक्षर और तीसरा अक्षर, पाचत, और अनुस्वार और स्वर और अंतस्थ और स्वर। अंतस्थ आते हैं य र ल व, अंतस्थ य र ल व, और स्वर अ ई उ ई ए ऐ ओ औ, ये सभी इस तरह से ये सभी किसमें आते हैं, पाचत अश्व घोष, अर्थात घोष और सघोष हैं। घोष और सघोष हैं। अघोष कौन से होंगे, तो जब पाचत पांचवा चौथा तीसरा हो गया तो पहला दूसरा बच रहा है, पहला दूसरा अघोष होंगे। जैसे क और ख, क और ख। इसी तरह से च और छ, च और छ। इसी तरह से अघोष। तो यहाँ आपको बताना है घोष ध्वनियाँ कौन सी हैं। घोष तो पांचवा इसमें से कोई है, च पहला है, माँ प फ ब भ मा, प फ ब भ मा पांचवा है माँ, तो माँ। ट ठ दूसरा है, क पहला है। यही आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। बी आप सही कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे घोष ध्वनियाँ किसी भी वर्ग का पहला दूसरा अक्षर होता है, और घोष ध्वनियाँ किसी भी वर्ग का जो है पांचवा चौथा तीसरा अंतस्थ और स्वर होते हैं, जबकि अघोष ध्वनियाँ पहला और दूसरा अक्षर होता है। इस तरह से क्लियर रखेंगे, पहला और दूसरा अक्षर, पहला और दूसरा अघोष, पांचवा चौथा तीसरा अंतस्थ और स्वर घोष। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नासिक के व्यंजन कौन से हैं। अब यहाँ नासिक के बताना है, श या ग ज। आपका क्लियर हो गया कि यहाँ पांचवा अक्षर च वर्ग का पांचवा अक्षर है या, तो आपका या जो है यही नासिक के है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। अ आ क ग थ ध फ भ। अब यहाँ अल्प प्राण और महाप्राण की बात की जा रही है। अल्प प्राण कौन से होंगे और महाप्राण कौन से होंगे। तो कैसे आपको पता करना है, तो महाप्राण जो होते हैं चौथा और दूसरा होते हैं। महाप्राण चौथा और दूसरा ऊपर के प्रश्न में भी चर्चा की गई है। तो चौथा और दूसरा कोई है इसमें, चौथा और दूसरा। क पहला है, ग तीसरा है, अ आ थ ध त थ दूसरा, त थ द ध दूसरा और चौथा, ये महाप्राण है। फ भ प फ दूसरा हो गया, ब तीसरा, भ चौथा। तो दूसरा चौथा महाप्राण, दूसरा चौथा महाप्राण। तो क और ग कौन से हो जाएंगे, क और ग। तीसरा है, पहला है, पहला और तीसरा जो आप
अल्प प्राण कहेंगे पातप अंतल्प, पांचवा तीसरा पहला, पांचवा तीसरा पहला जो अक्षर होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। तो यहाँ आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। 12 में भी आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी विकल्प को आप सही कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, विवृत वर्ण कौन से हैं? विवृत वर्ण कौन से हैं? श, या, ग, आ। तो यहाँ पे विवृत वह होते हैं जो मुंह अधिक खोलने पर बोले जाते हैं। श नहीं खोला जा रहा, या नहीं खोला जा रहा है, ग नहीं खोला जा, आ जैसे मुंह ज़्यादा खोलते हैं तो यह विवृत वर्ण होते हैं। आपका डी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं 36, 33, 11, 52। तो हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण कहे जाते हैं वो कुल 52 है, 52 हैं। कैसे? 11 आपके स्वर होते हैं, आपके 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। 11 स्वर और 33 व्यंजन तो आपके 44 हो गए। और 2 उच्छिष्ट होते हैं, ड़ और ढ, ड़ और ढ, ढ। इस तरह से अयोगवाह 2 होते हैं, अयोगवाह जिनका योग नहीं होता, अनुस्वार और विसर्ग। इस तरह से 4 और 4 संयुक्त, तो 44 और 8 जो है 44, 8 आपके क्या हो जाएंगे? 52। तो 52 वर्ड सही होते हैं। तो आपका विकल्प हो जाएगा जो यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा 52। 52 वर्ड हिंदी वर्णमाला में होते हैं, कुल 52 वर्ड होते हैं। आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में किससे कितने स्वर हैं? हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? तो कितने स्वर हैं यहाँ आपको देखना है। 15 स्वर हैं, 14 स्वर हैं, 11 स्वर हैं, 13 स्वर हैं। हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर हैं? तो स्वरों की संख्या हिंदी भाषा में केवल 11 मानी गई है, 11 मानी गई है। स्वरों की संख्या 11। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, त्र एक संयुक्त व्यंजन है, इनमें किन 2 वर्णों को सम्मिलित किया गया है? ट और र को, ठ और र को, त और र को, त्र और अ को। तो यहाँ पर आप सही विकल्प देख पा रहे हैं। तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। त और र, त्र एक संयुक्त व्यंजन में सम्मिलित किए गए हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मूल स्वरों की संख्या कितनी है? अब मूल स्वर जब भी पूछे जाएं तो आपको 4 लिखना है। जो ह्रस्व स्वर होते हैं उन्हें ही मूल स्वर कहते हैं। जैसे अ, यहाँ अ, ई, री, उ, ये 4 ही मूल स्वर हैं। तो आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी में स्वर मात्राओं की संख्या कितनी है? स्वर मात्राओं की संख्या, तो स्वर मात्राओं की संख्या हिंदी में निम्न में अर्धस्वर कहलाता है। अर्धस्वर, अब अर्धस्वर कौन सा है? तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, अर्धस्वर में वर्ण आता है जो य, यह अर्धस्वर है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जिसका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे कौन सा कहते हैं? तो जिसका उच्चारण दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे हम दंत कहते हैं, उसे हम दंत कहते हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में दीर्घ स्वर है ई, ए, ऐ। अब ए, ऐ जो है संयुक्त स्वर है, ई जो है यह दीर्घ स्वर है। क्यों? ई 2 बार लिखने से बड़ा ई बना है। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा बी। इसी तरह से 21 पे अब चलते हैं 22 नंबर प्रश्न पर। निम्न में से संयुक्त व्यंजन वर्ण है स्र, ब, भ, स। तो आपका यहाँ ए विकल्प सही हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन जो है स्र है, जिसमें स और र
संयुक्त हुए हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ओष्ठ, अब ओष्ठ वर्ण की बात जब की जाए तो ओष्ठ वर्ण यहाँ पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, वकारस दंतोष्ठ, ओष्ठ वर्ण व अर्थात डी विकल्प आपका सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर 3। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। जिन ध्वनि के उच्चारण में श्वास जिह्वा के दोनों ओर से निकल जाती है कहलाती है? तो लुंठित, संघर्षी, ईषत स्पृष्ट अर्धस्वर या पार्श्विक। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सही विकल्प हो जाएगा सी, ईषत स्पृष्ट अर्धस्वर। ईषत स्पृष्ट अर्धस्वर, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन छाटिए। स्वर तंत्री में कंपन होने पर अघोष ध्वनि निकलती है। स्वर तंत्री में कंपन होने पर कौन सी ध्वनि निकलती है? अघोष ध्वनि। नासिक के व्यंजनों के उच्चारण में वायु केवल नाक से निकलती है, नाक के साथ मुंह से भी निकलती है, यह दूसरा। तीसरा, यह वह अर्धस्वर कहलाते हैं। तो यही विकल्प आपका सही है कि यह वह अर्धस्वर कहलाते हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग अशुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग अशुद्ध है? मूर्धन्य ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, ऊष्म श, 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 दंत त, थ, द, ध, न, स, तालव्य क, ख, ग, घ, ङ। तो यही आपका डी विकल्प अशुद्ध है। अशुद्ध डी विकल्प है, बाकी सभी शुद्ध हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ड़ और ढ किस व्यंजन वर्ग की ध्वनियाँ हैं? मूर्धन्य व उच्छिप्त, अघोष व मूर्धन्य, उच्छिप्त व अघोष, लुंठित व महाप्राण। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, ये दोनों ध्वनियाँ मूर्धन्य और उच्छिप्त हैं, मूर्धन्य और उच्छिप्त हैं। ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस तरह से है, च व्यंजन वर्ग की ध्वनियाँ निम्नलिखित में से कहलाती हैं? कंठ्य, उच्छिप्त, तालव्य, मूर्धन्य। आपका विकल्प सही हो जाएगा सी, तालव्य। 29 में आपका सी हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं? क, ख, ग, त, थ, न, च, ज, य, ट, ठ, ड़। अल्प प्राण बताया गया है पाचत, पांचवा, पातप, पातप, पांचवा, तीसरा और पहला। तो पांचवा या है, तीसरा ज है और पहला च है। इस तरह से हाँ, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, सी विकल्प। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्गों के प्रथम, तृतीय व पंचम वर्ण हैं। प्रथम, तृतीय और पंचम तो क्या होते हैं? अभी आपको बताया गया। प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण जो होते हैं अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। इस तरह से आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले कालांश में। जय हिंद, जय भारत।